नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम 3 प्रकार के अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागरीय नदी तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% भाग आंतरिक प्रवाह तंत्र में आता है। और आंतरिक प्रवाह तंत्र को लेकर जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह आंतरिक प्रवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों में हम गग्गड़ नदी के बारे में, कांतली नदी के बारे में, काकनीय नदी के बारे में, साबी नदी के बारे में, रूपारेल नदी के बारे में, रूपनगढ़ और मंथा नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अन्य आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां जिनकी विशेषताएं नहीं है, उनका हम नदी और वह कहां प्रवाहित होती है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों में हम बात करेंगे रूपनगढ़ नदी के बारे में कि रूपनगढ़ नदी कहां प्रवाहित होती है, कहां से निकलती है, क्या विशेषता है और किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। रूपनगढ़ नदी, देखिए रूपनगढ़ नदी का कोई अन्य नाम नहीं है। रूपनगढ़ नदी का जो प्रश्न आता है वह सबसे प्रमुख है कि कहां से निकलती है। तो देखिए यह जो निकलती है, यह निकलती है सलेमाबाद, अजमेर से निकलती है। और यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मध्य अरावली के अंतर्गत है। और इसीलिए यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी उत्तरी अरावली से नहीं निकलती है या फिर मध्य अरावली से निकलती है। और अधिकांश में ऑप्शन रूपनगढ़ नदी के रूप में होता है। तो यह ध्यान रखना कि इसका जो उद्गम स्थल है उद्गम स्थल वह है सलेमाबाद, अजमेर, जो कि किसके अंतर्गत आता है? मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? अब देखिए यह अजमेर से निकलती है। कहां से निकलती है? अजमेर। अजमेर से निकलने के बाद यह किस जिले में जाती है? जयपुर में जाती है। तो इसका मतलब इसका प्रवाह क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र अजमेर और दूसरा कौन सा है? अजमेर से यह कहां जाती है? जयपुर जाती है। अजमेर से जयपुर। अब इसके बाद इसकी विशेषता, यदि हम विशेषता की बात करें
इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि यहां जब अजमेर से जयपुर जाती है तो सांबर झील में जाके घिरती है, और सांबर झील में यहां दक्षिण दिशा से घिरती है। तो यहां ध्यान रखना, इसकी विशेषता के अंतर्गत पहली जो विशेषता है वह है रूपनगढ़ नदी दक्षिण दिशा से सांबर झील में कि यहां जो है, यहां दक्षिण दिशा से सांबर झील में मिलने वाली एक नदी है। और इसीलिए ध्यान रखना, जब हम सांबर झील का अध्ययन करते हैं तो सांबर झील में उत्तर से भी नदियां मिलती हैं, पूरब से भी मिलती है, पश्चिम से लेकिन चारों दिशाओं से सांबर झील में नदियां मिलती हैं। इसीलिए उसे अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण के रूप में, और सांबर झील में जो भी नदियां आती है वह अधिकांश नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की है। इसीलिए राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे माना जाता है? सांबर झील को माना जाता है, जिसका अध्ययन हम जब सांबर झील के बारे में या राजस्थान के अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय हम अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के रूप में या फिर आंतरिक प्रवाह तंत्र के उदाहरण के रूप में सांबर झील का अध्ययन करते हैं। तो यह ध्यान रखना, सांबर झील में आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां मिलती है। दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? यहां रूपनगढ़ नदी, जो कि दक्षिण से किसमें मिलती है? सांबर झील में मिलती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सांबर झील इस रूपनगढ़ नदी के किनारे ही जो स्थान है जिसका नाम है सलेमाबाद, सलेमाबाद, यहां पर एक तीर्थ है जिसे कहा जाता है निम्बार्क संप्रदाय का पीठ, जिसे कहा जाता है निम्बार्क चार्य तीर्थ। तो अब ध्यान रखना कि रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख पीठ है, और इसीलिए सलेमाबाद को निम्बार्क चार्य तीर्थ के रूप में जानते हैं। इस कारण सलेमाबाद को निम्बार्काचार्य तीर्थ, निम्बार्काचार्य तीर्थ कहते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख पीठ कौन सा है? तो निम्बार्काचार्य तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जो पहले सलेमाबाद कहलाता था, अजमेर में है, और किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी के किनारे। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रवाह तंत्र में हमें रूपनगढ़ नदी को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है, कहां से निकलती है, किसमें मिलती है, और इसके किनारे प्रमुख पीठ कौन सा है। इसके बाद अगली जो नदी आती है वह है मंथा नदी। तो आंतरिक प्रवाह की अगली नदी है वह है
मंथा नदी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं मंथा। अब ये कहां से निकलती है? तो मंथा नदी जो है यहां मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां जो कि कहां पर हैं? जयपुर से निकलती हैं, जयपुर में प्रवाहित होकर यहां किस में जाकर गिरती है? यहां जो झील है इसका नाम है सांबर झील। सांबर झील में जाकर यहां गिरती है। तो सबसे पहले तो मंथा नदी को लेके क्या प्रश्न बनते हैं? मंथा नदी को लेके जो प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं वह इसके अन्य नाम है। इसे एक तो मदा नदी भी कहते हैं, मेढ़ा नदी भी कहते हैं, मेढकी भी कहते हैं और मथाई भी कहते हैं। यहां इसके क्या है? अन्य नाम है। अब इसके बाद इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल जो है वह है मनोहर पुरा की पहाड़ियां जयपुर है और इसके प्रवाह क्षेत्र इसका प्रवाह क्षेत्र कहां पर है? जयपुर जिले में यह प्रवाहित होती। लेकिन कुछ जगह यहां जयपुर के साथ साथ डीडवाना, कुचामन का भी उल्लेख है कि यह नदी जो है जयपुर से डीडवाना कुचामन होते हुए प्रवाहित होकर, इस तरह से कुछ किताबों में इसका उल्लेख मिलता है कि यह नदी इस तरह से डीडवाना कुचामन होते हुए कहां आके मिलती है? यहां इसमें इस तरह से यह डीडवाना कुचामन होते हुए सांबर झील में आकर मिलती है। तो इसीलिए इसको हम प्रवाह क्षेत्र में सामान्यतः जयपुर लिखते हैं, लेकिन जयपुर के साथ साथ दूसरा यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो दूसरा कौन सा है? वह जयपुर के साथ साथ और डीडवाना कुचामन। अब इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ही इसके प्रश्न हैं। जब हम विशेषता की बात करते हैं तो इसकी जो विशेषता है वह है कि मंथा नदी सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी की
सांबर झील में जितनी भी नदियां आकर घिरती है उनमें सबसे ज्यादा लवणता कौन लाती है? मंथा। और इसीलिए सांबर झील एक लवणीय या खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादक झील के रूप में जानी जाती है। इसलिए ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न आता है कि सांबर झील में सर्वाधिक लवणता कौन सी नदी लाती है? तो वह मंथा नदी लाती है। दूसरा और इंपॉर्टेंट है कि इस सांबर झील के किनारे ही डीडवाना कुचामन में एक स्थान है नावा। कौन सा है? नावा। और नावा में एक तीर्थ है जिसका नाम है लूणवा तीर्थ स्थल। जो लूणवा तीर्थ किससे संबंधित है? जैन धर्म का इससे संबंधित लूणवा तीर्थ नावा, जो कि डीडवाना कुचामन में वह इसी नदी के किनारे स्थित है। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ किस नाम से जाना जाता है? लूवणा। लिखने में मेरे से गलती हो गई। यह जो तीर्थ है वह लूवणा तीर्थ। लूवणा तीर्थ नावा मंथा नदी के किराने। तो इस प्रकार से मंथा नदी की जो है दो प्रमुख विशेषताएं, पहली है कि सबसे ज्यादा लवणता लाती है, दूसरा इसके किनारे जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ लूणा तीर्थ स्थित है। और नावा जो है यह साल्ट मॉडल मंडी के रूप में जाना जाता है, जो कि एक खारे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमें आंतरिक प्रवाह की जिन नदियों के बारे में विस्तार से पूछा जाता है उनके बारे में चर्चा की। इसके अलावा दो नदियों को लेके कई बार प्रश्न बन सकते हैं। कौन सी है? तो देखिए, एक तो है कुकुंद नदी। अब यहां पे कुकुंद नदी के बारे में समझना, यह भरतपुर में प्रवाहित होती है, जो कि आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत है। कि भरतपुर में कुकुंद नदी पर बंद बारेठा बांध बनाए, यानी कि कुकुंद नदी पर भरतपुर में बांध है जिसका नाम है बंद बारेठा। डायरेक्ट पूछा जाता है कि बंद बारेठा बांध कहां है या किस नदी पर स्थित है। इसी प्रकार एक और नदी जो हमें पूछी जाती है वह है द्रव्यवती
नदी, जिसे क्या कहा जाता है? अमीन शाह का नाला। द्रव्यवती नदी या जिसे अमीन शाह का नाला कहा जाता है। अब इसको लेके प्रश्न क्या आता है कि जयपुर में घटते भूजल को पुनर्जीवित करने के लिए अमीन शाह नाला या द्रव्यवती नदी का पुनरुद्धार किया गया है। जयपुर में घिरते भूजल स्तर को पुनर्जीवित करने हेतु अमीन शाह नाला का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों में कुकुंद नदी और द्रव्यवती नदी की जो विशेषताएं हैं इसको लेके प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों में इनके अलावा हम रोहिली नदी भी सुनते हैं, निमाड़ी का नाम भी सुना होगा, तुरतमती का नाम भी सुना होगा, बुजड़ा, सिसरमा का भी नाम सुना है, लेकिन उनकी विशेषताएं नहीं है। बुजड़ा और सिसरमा की विशेषताएं हम झीलों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तुरतमती की जो विशेषताएं वह भी हम सांबर झील के संदर्भ में पढ़ते हैं और इसीलिए पर्टिकुलर एक आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी के रूप में उनकी विशेषताएं नहीं है। इसीलिए उन नदियों के बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि वह नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं और वह कहां पर प्रवाहित होती है। जब हमने राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों को पढ़ा तो हमने रोहिली नदी को जैसलमेर में, निमाड़ी को बाड़मेर में, तुरतमती को जयपुर में, भंगाणी को अलवर में, बुजड़ा और सिसरमा को उदयपुर में, कुकुंद को भरतपुर में और द्रव्यवती नदी को जयपुर के संदर्भ में पढ़ा था। और इसी के साथ जो है हमारा राजस्थान के अपवाह तंत्र में आंतरिक प्रवाह तंत्र कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।